जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, क्लास 12th की इस दौड़ में हमें पीछे नहीं हटना है। हम लोगों ने ठान लिया है कि अब क्लास 12th में टॉप करना है तो टॉप करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिया है और अगला वीडियो मेरा था जो बीमी सूत्र को कैसे लिखा जाए, और उसके बाद में दोस्तों अब लाया हूँ क्लास 12th का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं रंजीत यादव आपका स्वागत करता हूँ DY क्लासेस पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और आज क्या क्या जानना है हमें जो कि आपको बताना है हमें, चलिए बोर्ड पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लिख लिया है कि विद्युत धारा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि यहाँ चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा, मैंने लिखा नहीं है, चैप्टर 3 है यहाँ पे, आप जानिएगा चैप्टर नंबर 3 है, लिखने में टाइम लगेगा। तो उसमें हम विद्युत धारा से ही शुरू करते हैं क्योंकि विद्युत धारा ही पूरे चैप्टर में घूमेगा। तो दोस्तों यहाँ दिया है, और आप छोटे क्लास 10th में हैं तभी से परिभाषा सुनते चले आए होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कभी रटा परिभाषा है जो कि हम क्लास 10th से सीखते आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ इसके बारे में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुविकल्पी बन सकता है। तो यहाँ दिया है दोस्तों, धारा को अदिश राशि या टेंसर राशि बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको देखने में लग रहा होगा कि अदिश राशि या टेंसर राशि, इसका मतलब क्या है सर? तो यदि आपको जानकारी हो तो दोस्तों मैं बता दूं, धारा एक मूल राशि है जिसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने बीमी सूत्र में बताया था कि मूल राशियों में 7 मूल राशियाँ थी, उसमें एक जिसमें धारा को भी मैंने चर्चा किया था। तो वहाँ मैंने दिखाया था कि धारा का बीमी संकेत A होता है दोस्तों। तो वही बात है दोस्तों, मूल राशि वहाँ मापन के आधार पर दिया गया है। अगर यहाँ दिशा के आधार पर पूछा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ कई बच्चों के कन्फ्यूजन रहता है कि सर धारा में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, तो क्यों उसे सदिश राशि नहीं माना गया? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केवल परिमाण और दिशा होने से कोई भी भौतिक राशि सदिश राशि नहीं बन सकती। एक चीज़ जो जैसे मानव के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वैसे ही वेक्टर राशियों के लिए भी, सदिश राशियों के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उनके लिए दोस्तों एक क्या है कि सदिश योग का पालन करना होता है, जो कि धारा नहीं करता है। धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है दोस्तों, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी इसे अदिश राशि माना गया। दोस्तों टेंसर राशि का मतलब क्या है? तो अदिश राशियाँ वे हैं दोस्तों कि जिसमें तो परिमाण तो हो लेकिन दिशा की आवश्यकता ना हो जोड़ने के लिए, तो इसलिए उन्हें अदिश राशि बोल दिया गया। कहीं कहीं आपको बहुविकल्पी में देखने को मिल जाता है कि धारा को अदिश बोले या प्रदिश को ही टेंसर कहा जाता है दोस्तों। तो अदिश राशि आपको बहुविकल्पी में यदि दिख रहा है और टेंसर राशि कहीं नहीं दिख रहा है तो आपको अदिश राशि मार्क कराना है। अगर टेंसर राशि मिल जा रहा है तो अदिश होने के बावजूद भी हम लोग टेंसर राशि ही मानेंगे। दोस्तों का कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको बहुविकल्पी इससे रिलेटेड बना कि धारा है और उसमें दे रहा है आपको सदिश राशि दे रहा है, अदिश राशि दे रहा है, प्रदिश राशि दे रहा है, और ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं, तो आप टेंसर को बोलोगे या प्रदिश को बोलोगे। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये समझ में आ रहा है, इस पर टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ रही है दोस्तों कि आप जानते भी होंगे कि विद्युत धारा की दिशा होती है तो किधर से होते हैं। यदि आपको पता हो तो सेल में एक धन टर्मिनल होता है, एक ऋण टर्मिनल होता है। यदि एक किसी परिपथ के द्वारा यदि हम जोड़ दें इसे सेल को, तो धन प्लेट से वो विद्युत धारा बहती है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई प्रोटॉन क्या होता है? प्लस होता है, धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश होता है। हाँ, ये बात सही है कि प्रोटॉन कभी अपने स्थान से जाता नहीं, कभी प्रोटॉन कभी गति नहीं करता है दोस्तों। लेकिन बता दिया जाता है कि धनावेश की दिशा में, यानी धारा चलेगी तो जिधर से धन प्लेट होगा, धन प्लेट की दिशा से ही निकलेगी धारा। या बच्चों जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण प्लेट से निकलता है। इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, जब धारा यहाँ से पहुँची यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद बात बनती है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा।
तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को, यहाँ इस फार्मूले को देख रहे होंगे, तो यहाँ दिया है I बराबर Q बाई टी। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का होता है सेकेंड। या दोस्तों मैंने अभी बताया कि धारा एक मूल राशि की कैटेगरी में आता है, तो मैंने मूल राशियों के बारे में बताया था। तो हम मूल राशियों के मात्रक के साथ साथ मैंने बताया था कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। उसके बाद बीमी संकेत के बारे में मैंने बताया था, तो यहाँ कैपिटल ए हुआ। अब क्या है बात है कि दोस्तों कि आप अब क्लास 10th के बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए आपसे क्या करेगा, कुछ इससे न्यूमेरिकल पूछने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा होगा मुझसे, तो मैंने बताया था वहाँ पे Q बराबर होता है NI। Q बराबर क्या होता है NI, जहाँ ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, ये जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इसका मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम दोस्तों। तो चलिए, जैसा भी होगा आप इस फार्मूले को याद रखे रहिएगा, आपको कहीं मिलेगा, नहीं तो मैं ही अब आगे हो सकता है आपको इस पर आधारित न्यूमेरिकल करवाऊँ दोस्तों। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे मिटाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ आपको अगला क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन क्या दोस्तों, अगला आप हेडिंग समझ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ दिया गया है धारा घनत्व की परिभाषा, मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखिए। आई होप दोस्तों आप ये क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, अनसॉल्व में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि धारा घनत्व क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ धारा घनत्व। यहाँ धारा घनत्व को सिंपली दोस्तों J से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल J से, और फार्मूला है इसका I/A। तो दोस्तों हम यहाँ क्या कहेंगे, अर्थात यदि हम यहाँ से मान लें कि यदि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को मैं मान लूँ 1 मीटर स्क्वायर। दोस्तों अनुप्रस्थ बताना चाहूँगा मैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, जैसे आप किसी चालक तार को ऐसे पकड़े हैं ना, और इस पर से किसी को काटेंगे तो ये जो निकलता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से इसी को बोला जाता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ना। और ऐसे काटेंगे दोस्तों, जब ऐसे फाड़ देंगे इसको, तो जो मिलेगा इसका हिस्सा उसे बोलते हैं अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल। तो हम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा, गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन परिभाषा बहुत ही आसान है, आप अच्छे से कर लीजिएगा तैयार। अब यहाँ जो मैंने दिया है मात्रक एवं बीमी सूत्र, इसको मैं विशेष के थ्रू करा रहा हूँ ताकि मैं इसमें 2-4 पॉइंट और डाल दूँ। तो कह रहा है यहाँ यह एक सदिश राशि है दोस्तों, और इसकी दिशा तो आप समझ ही जाएंगे कि जब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत धारा बह रही है तो इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अभिलंबवत इसकी दिशा होगी। तो दोस्तों यहाँ इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसका मात्रक क्या है, आप इस फार्मूले को देखकर इसकी मात्रक का अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। धारा का मात्रक क्या है दोस्तों, एम्पियर, और आवेश का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बीमी सूत्र लिखने का टेंशन ही मैं ख़त्म कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने आपको वहाँ, आप मेरा अगला वीडियो देखेंगे इसके पिछले वाला, तो वहाँ दिया गया है बोर्ड एग्जाम में बीमी सूत्र लिखने का टेंशन खत्म। ऐसा करके मैंने एक वीडियो डाला है, और मैंने वहाँ बताया था कि पहले धारा का लिखेंगे कैपिटल A, और समय का क्षेत्रफल है दोस्तों तो इसका लिखेंगे L स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा L⁻² या L-2 A। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ लिख लिया है L⁻² A। और वहाँ मैंने आपको ये बताया था यदि मुझे बीमी सूत्र लिखना होगा दोस्तों, तो मैं बोला था पहले M लिखा जाएगा, फिर L लिखा जाएगा, फिर A लिखा जाएगा, T पहले, उसके बाद दोस्तों T लिखा जाएगा, तब A, तब थीटा। इस क्रम में लिखने का बीमी सूत्र एक क्रम बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि यहाँ फार्मूला J बराबर I/A होता है, और आपने यहाँ देखा, मतलब आपने इसकी पहले देखा होगा विद्युत धारा में, मैंने कहा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको अच्छे से फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग हो पाए दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस I की जगह पे जो आपने पीछे पढ़ा I बराबर Q/T, तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या कर दिया कि I की जगह पे Q/T रख दिया, A अपने स्थान पे था A रख दिया। और फिर दोस्तों इस फार्मूले को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अभी मैंने बताया था Q बराबर NI था, तो आपने यहाँ I बराबर NI/T किया था, तो मैंने दोस्तों यहाँ Q की जगह पे NI रख दिया, वही फार्मूला हमारा हो गया। आई होप दोस्तों आपको इस क्रैश कोर्स के माध्यम से डिटेल जानकारी मिल जा रही है। आप सोच रहे हो कि दोस्तों कि आप हमें सर क्रैश कोर्स करा रहे हैं कि पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं आपको क्रैश कोर्स ही करा रहा हूँ। बस आप क्या करेंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से अध्ययन कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ।
सॉरी दोस्तों, मैंने टाइम नहीं दिया आपको स्क्रीनशॉट लेने का। तो मैं जब इधर खड़ा होकर बात कर रहा था तो आप पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया है अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं। दोस्तों अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है, इसलिए मैंने आंसर में केवल अनुगमन वेग को दिखाया है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग एक छोटे से हेडिंग के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे आप फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये है क्या, पहले इसे अच्छे से समझ लेंगे तो हमें ये परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को एक आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं मुंह से अपने रिपीट कर रहा हूँ, आप बार बार सुनिएगा मेरे शब्दों को और आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक सूक्ष्म भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं बता दूं दोस्तों आपको, इस नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन होता है धनावेशित, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और दोस्तों आपको बता दें ये भी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में संख्या में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत होती है। इसलिए दोस्तों संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। जैसे आपको दिया गया है सोडियम, और जैसे ही इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये पॉजिटिव बना लेता था। इसका मतलब प्रोटॉन उतना ही रह गया लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन समझाने आया हूँ, ना कि आपको ये सारा मतलब कि कहानी नहीं सुनाने आया हूँ। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और प्रोटॉन धनावेशित। और आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि ये ऋणावेश और ये धनावेश है, विपरीत आवेश है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। तो दोस्तों जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होगा उसको प्रबल आकर्षण बल से ये नाभिक अपने आप को बांधे रहेगा। लेकिन जैसे 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 इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती चली जाएगी इस नाभिक से, नाभिक दूर होता जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा, अगर बाहर से तनिक भी ऊर्जा पाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अपने कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो यही है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो बाह्य स्रोत से ऊर्जा पाकर अपनी कक्षा से मुक्त हो जाता है, इसे बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। और आपने ये भी जाना होगा उसमें कि यहाँ दिया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही वैद्युत धारा बहती है। अगर किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, बहुत ही कम है, नहीं है या होती हैं, सभी में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें कम होगी वो धारा उसमें से प्रवाहित नहीं होने वाला है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आपको बताने इसमें कि क्या कहानी है इसका। आप कहेंगे दोस्तों कि एक छड़ रखा हुआ है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्योंकि वो लोहे का है, तो हमें छूने पर करंट क्यों नहीं लगता। तो दोस्तों इसके बाद में एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, औसत ऊष्मीय वेग। दोस्तों ऊष्मीय वेग मैंने बताया था, वहाँ आप पढ़ेंगे तो वहाँ की दिया क्या जाता है, इसके अंतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी धातु के अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दिशाएं अनियमित होती हैं, मतलब उनकी गति अनियमित होती है। एक इधर गति करता है तो दूसरा उसके विपरीत गति करता है और औसत ऊष्मीय वेग सब शून्य होता है, जिस वजह से उस समय कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो कैसे विद्युत धारा बहना शुरू हुआ। तो कह रहा जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो विभवांतर स्थापित करने का मतलब क्या है, उसे विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों कह रहा जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से सेल के धन सिरे की ओर गति करता है उसे अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक कहानी सुनाया, उस कहानी के हिसाब से यहाँ दिया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात आप समझ गए होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पहले भी मैंने बताया दोस्तों कि मतलब ऋण प्लेट से निकलता है और इधर धारा के विपरीत दिशा में गति करता है। तो दोस्तों ये चालक इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो किधर जाएगा, सेल के धन सिरे की ओर ही जाएगा ना, सेल के धन सिरे की ओर। तो यही बात मैंने बताया है, आपको यहाँ लिखा है, आप समझ सकते हैं। और अनुगमन वेग को दोस्तों VD से प्रदर्शित करते हैं।
और यहाँ दिया गया है V1, V2, V3, तो यहाँ दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है। जब आप सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर औसत दे देंगे तो उसी को बोलते हैं औसत अनुगमन वेग। आई होप दोस्तों आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में, केवल आपसे पूछेगा अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, आप इतना देकर चले आएंगे सफिशियंट होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आप ये भी जान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का औसत अनुगमन वेग या चालक पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग लगभग कितना होता है, -4 मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों आप इसे याद रखे रहिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसलिए मैं अब चलता हूँ आपको अगले टॉपिक पर लेकर। अब कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों, ये n है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यहाँ A क्षेत्रफल है दोस्तों, और ये D क्या है हमारा, VD क्या है, अनुगमन वेग। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको अगले पे ले चलता हूँ। अब दे रहा है आपको अगला क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है और आप लंबा देखेंगे भी नहीं, इसलिए मैं यही बताने के बाद आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा अगला आगे के क्वेश्चंस। तो यहाँ दिया है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। आई होप दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन या इसके पहले वाले क्वेश्चन को याद होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अनुगमन वेग तो हम लोग जान गए, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फार्मूला होता है J = I/A। तब यहाँ से हम लोग ये फार्मूला रखेंगे, J = I/NEA VD, और यहाँ नीचे क्षेत्रफल है। आई होप दोस्तों कि यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। J बराबर होता है I/A, और यहाँ से I का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है NEA VD। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे A है, ये है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, NEVD। तो चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने बताया था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।